नाज़रीन 5 से 6 फ्रंट्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर जो सूरत हाल है उस वक्त बहुत हंगामी और खतरनाक सूरत हाल है। जो नेतन्याहू और इजराइल के इरादे हैं वो पूरे रीजन को जंग के अंदर लिपेट देने वाले इरादे हैं और ईरान पर हमले के हवाले से बहुत ज्यादा लॉबिंग जो है वो हो रही है। शाम के अंदर भी सूरत हाल काफी इस हवाले से कशीदा हो रही है कि जिस तरह से नेतन्याहू ने अनाउंस किया है शाम पर कब्जा करने के वाले से जनूबी शाम के इलाके में, तो शाम में इस वक्त ये रिपोर्ट हो रहा है कि जो मुजाहरे हैं वो शदीद हो रहे हैं, अंदर से गुस्सा बढ़ रहा है, रिजेंटमेंट बढ़ रही है कि इजराइल के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। तो एक तो ये सूरत हाल हो गई और दूसरी तरफ यूरोप से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूरोप ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है। यूरोप ने अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। अमेरिका कमिटमेंट दे रहा है यूक्रेन की जंग रोकने के हवाले से और यूरोप ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फौरी जंगी मदद जो है वो यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है। तो अब बातों से मामलात बहुत आगे चले गए हैं। अब ये डायरेक्ट आप यूं कह लीजिए कि एक दूसरे के खिलाफ मामला आ गया, यानी यूरोप और अमेरिका मजीद तकसीम दर तकसीम। अमेरिका कह रहा है फौरी जंग रुकनी चाहिए और यूरोप जंगी एड जो है वो यूक्रेन को दे रहा है। और आगे से ज़ेलेंस्की ने जो अमेरिकी मिनरल्स डील है उससे फिलहाल जब वो मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया, तो वहां पर क्या मामला चलेंगे। एक और बड़ा अहम मामला है और अब यूं कहिए कि अगली जो हिस्ट्री होगी वो इसी मामले के ऊपर लिखी जाएगी। वो ये है कि चाइना के साथ क्या मामला होगा, यानी जो अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना होगी दुनिया उसी हिसाब से तरतीब पाएगी। अमेरिका और चाइना क्या ये कोल्ड वॉर के अंदर जाएंगे या कंपटीशन के अंदर जाएंगे, तो फिलहाल तो ये लग रहा है कि ये कोल्ड वॉर के अंदर ही जाएंगे। अमेरिका का असल जो टारगेट है वो इस वक्त चाइना है। पुतिन और जो चाइनीज प्रेसिडेंट है इस वक्त उनकी बड़ी अहम तरीन कॉल हुई है कुछ देर पहले और तमाम ताज़ा सूरत हाल के ऊपर जो है वो बातचीत की गई है। तो यूरोप के साथ अमेरिका की लड़ाई, यूक्रेन की जंग रोकना, लेकिन यूरोप कह रहा नहीं रोकेंगे। और इधर से मिडिल ईस्ट जिसका मरकज जो है वो फलस्तीन का मामला और उधर से अमेरिकी पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना, ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसके ऊपर हम जरा बात करते हैं। और तुर्की ने एक बहुत बड़ा धचका ये भी दिया है, तुर्की ने ब्रिक्स में जाने का प्रॉपर इंदिया दे दिया है। यूरोपीय यूनियन में हमेशा से जाना चाहता था तुर्की, लेकिन तुर्की को यूरोपीय यूनियन में इसलिए नहीं लिया गया कि वो एक मुस्लिम कंट्री है। हालांकि आप देखिए साइप्रस जैसा मुल्क जो है वो तो उसकी जियोग्राफी भी उस तरह से अटैच नहीं है, लेकिन उसको हिस्सा बनाया गया। लेकिन तुर्की को नहीं बनाया गया क्योंकि तुर्की जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है और तुर्की बहुत कोशिश करता रहा है यूरोपीय यूनियन में जाने की, लेकिन अब उसको अंदाजा हो गया है। तो तुर्की ने एक बड़ा धचका दिया है और तुर्की कह रहा है कि वो ब्रिक्स की तरफ जो है वो इस वक्त रुझान कर रहा है और ब्रिक्स का मेंबर बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी क्योंकि ये पहला ऐसा मुल्क होगा जो नेटो का मेंबर है और नेटो का बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है तुर्की और एशिया का ये ओनली मेंबर है नेटो का। और अगर ये ब्रिक्स के अंदर शामिल हो रहा है तो इससे ब्रिक्स की पावर के अंदर और इजाफा होगा। तो ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक तरफ तो जो मीडिएटर्स हैं वो इसराइल के साथ राब्ते कर रहे हैं, मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर बातचीत चल रही है और मीडिएटर्स इसराइल को पुश कर रहे हैं कि वो मुआहदे की तरफ वापस आए। जिन फलस्तीनी कैदियों की रिहाई उसने रोक रखी है उनको फौरी तौर पर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट रिहा किया जाए और दूसरे फेज की तरफ जो है वो बढ़ा जाए। ये तो मीडिएटर्स जो है वो पुश कर रहे हैं और आगे से इसराइल फिलहाल ये जवाब दे रहा है कि पहले हमास 4 जो डेड बॉडीज हैं उनको हवाले करे और जो सेरेमनीज हैं उसके बगैर हवाले करे। अब ये जो 4 बॉडीज हैं ये अगले मुआहदे के अंदर यानी अगले फेज के अंदर ये वापस होना थी, लेकिन इजराइल कह रहा नहीं वो फौरी वापस होनी चाहिए और बगैर सेरेमनी के जो है वो वापस होनी चाहिए। जरा 2 स्टेटमेंट्स देखिए। इजराइल इज आस्किंग फॉर 4 कैप्टिव्स बॉडीज टू बी डिलीवर्ड विदाउट हैंड ऑफ सेरेमनी और मीडिया कवरेज। बस खामोशी के साथ मीडिया कवरेज के बगैर जो है। हमास इंसिस्ट ऑन लास्ट सैटरडेज बैच बीइंग रिलीज्ड बिफोर द 4 कैप्टिव बॉडीज आर डिलीवर्ड। और आगे से रेजोल्यूशन ये कह रही है कि जो मुआहदा हुआ था उसके तहत जो सैटरडे वाले 600 प्लस कैदी हैं जिनको बसों से निकालकर दोबारा जेल के अंदर डाल दिया गया है उसको पहले रिहा किया जाए। बाकी बातें बाद के अंदर होगी। जो पहले मुआहदा है, क्योंकि फलस्तीन की जानिब से इजरायली कैदी छोड़े जा चुके हैं, उसके बदले में फलस्तीनी कैदी नहीं छोड़े जा रहे हैं। तो ये तो एक चीज है कि इजराइल के साथ जो मीडिएटर्स हैं वो मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर राब्ते कर रहे हैं, उसको कन्विंस किया जा रहा है, वो एक अलग चीज है, वो राब्ते होते रहते हैं। लेकिन जो असल बात है, अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं, अगर आप ओवरऑल जो इजराइल की स्ट्रेटजी है, इजराइल की जो मजमूम इरादे हैं, जो उनके मंसूबे हैं, अगर आप उसको देखते हैं तो आपको नजर आता है कि ये तो एक बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी है। ठीक है, ये मीडिएटर्स के साथ राब्ते और ये वो
یہ چل رہا ہے، لیکن اصل میں جو معاملہ ہے وہ پراپر جنگ چھیڑنے کا ہے. اور یہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ کی جو گورنمنٹس ہیں، سرکاری جو ذرائع ہیں، وہ اس بات کو تصدیق کر رہے ہیں کہ اصل جو اسرائیل کے ارادے. میں دو سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس سے سامنے آ رہی ہیں. نیتنیاہو's government continues policies of genocide and expansion in Lebanon and Syria and West Bank and attempts to displace Palestinians. کوئی معاہدے کو آگے بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اسرائیل کا، بلکہ کیا ہے، لیبنن کے اندر جنگ، شام کے اندر جنگ، ویسٹ بینک کے اندر جنگ، ڈیفینیٹلی پھر آگے جارڈن کا معاملہ ہے. Israel is trying to develop a project to weaken the countries of the region and is using its military power which is dragging the region into the abyss. اب یہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کے یعنی سرکاری ذرائع سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. معاملہ صرف غزہ تک اور ویسٹ بینک تک محدود نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے ریجن کو جو ہے وہ لپیٹ کے اندر لینا ہے، جنگ کی لپیٹ کے اندر لینا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا اصل ارادہ مڈل ایسٹ کے اوپر رول کرنا ہے، مڈل ایسٹ کے اوپر حکمرانی کرنا ہے. یہاں پر کوئی پورا امن طریقے سے ایک نارمل سٹیٹ بن کر، ایک اچھا ہمسایہ بن کر نہیں رہنا ہے، کوئی برابری کی سطح کے اوپر نہیں رہنا ہے، اس کو بیلنس آف پاور قائم نہیں کرنی ہے، اس کو رول کرنا ہے. تو وہ پورے ریجن کو اس وقت جنگ کی لپیٹ میں لینا چاہتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ویکننگ دا ریجنز گورنمنٹس، یہ اس وقت اس کے ارادے ہیں. تو باقی چیزیں چلتی رہیں گی. ہو سکتا ہے فی الحال کے لیے جو فرسٹ فیز ہے وہ بھی ایکسٹینڈ ہو جائے، ہو سکتا ہے اگلا فیز بھی شروع ہو جائے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہو سکتی ہیں، لیکن جو اصل ارادے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، جو اصل کانفلکٹ ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل فلسطینی ریاست دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بلکہ یہ والے مذموم ارادے جو ہے وہ رکھتا ہے. وہ ایک اچھا ہمسایہ بن کر، ایک نارمل سٹیٹ بن کر پرامن طریقے سے رہنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے. تو اس لیے آج نہیں تو کل اسی کی طرف جائیں گے جس کا مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس خود خدشہ ظاہر کر رہی ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ شام کے اندر صورتحال بڑی خراب ہو رہی ہے. یعنی ایک تو غزہ، ویسٹ بینک، لیبنن، جارڈن، یہ سارے محاذ، اور شام کی جو صورتحال ہے وہ کافی کشیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے. نیتنیاہو نے جو کل سٹیٹمنٹ جاری کی کہ جنوبی شام کے اوپر مکمل طور پر قبضہ ہوگا، جنوبی شام مکمل طور پر ہتھیار ڈال دے، ڈسارم کر دیا جائے اور ہمارے قبضے کے اندر چلا جائے. ایک تو یہ ہے، ایک فیکٹر یہ کل سے وہاں پر غصہ اور بڑا، یعنی آلریڈی اسرائیل گولان ہائٹس کے اوپر ہے، اوپر سے یہ والی سٹیٹمنٹ آ گئی. اور تیسرا جو ابھی ایک واقعہ ہوا ہے، ایک اسرائیلی جرنلسٹ ہے، اس کو شام کی اتھارٹیز نے، جو اس وقت شام کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے الاؤ کیا ہے، وہ شام کے اندر آیا ہے اور اس نے وہاں پر انٹرویوز کنڈکٹ کیے ہیں، ڈاکیومنٹریز کنڈکٹ کیے ہیں. کن کے ساتھ؟ جو داعش کے لیڈرز ہیں، جو القاعدہ کے لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ اس نے انٹرویوز کنڈکٹ کیے ہیں. اور پورا پروپیگنڈا ہے، ٹھیک ہے. جیسا جب بشار الاسد کا فال ہو رہا تھا اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے سی این این، کیسے باقی مغربی میڈیا، کیسے اسرائیلی میڈیا، انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا جیلوں کے اندر جا کر، وہ جو ساری ویڈیوز آپ دیکھ رہے تھے، بعد میں وہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہوئی کہ یہ تو ایک سارا پروپیگنڈا تھا. اور ایک تازہ رپورٹ کے اندر یہ بھی پتا چلا کہ کیسے جو برٹش آرمی کا ایک یونٹ ہے وہ باقاعدہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے کس کام کے اندر؟ فیک ویڈیوز جنریٹ کرنے کے اندر، فیک ویڈیوز پھیلانے کے اندر. یعنی پروپیگنڈا وار جو ہے وہ ہمیشہ ایک جو فزیکل وار لڑی جا رہی ہے، ملٹری وار لڑی جا رہی ہے، اس کا حصہ ہوتا ہے. اور وہ اس لیول کے اوپر مدد کی جا رہی ہے اسرائیل کی کہ برٹش آرمی کا ایک باقاعدہ یونٹ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. تو شام میں جو کچھ ہوا، جو پروپیگنڈا اس وقت پھیلایا جا رہا تھا، وہ بعد میں اسٹیبلش ہوا. اور اب ایک بار پھر جو اسرائیلی جرنلسٹ ہے اس کو اب وہاں پر غصہ یہ ہے کہ اس کو الاؤ کس نے کیا، اور داعش اور القاعدہ ان کے لیڈران کے ساتھ جا کر انٹرویوز کر کے وہ ایک پروپیگنڈا جو ہے وہاں پر پھیلا رہا ہے. میں دو سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کالز ٹو ایکسپیل اسرائیلی جرنلسٹ ریجیکٹ نیتنیاہو's پلان. پہلے گولان ہائٹس پر قبضہ، اوپر سے نیتنیاہو نے کہہ دیا کہ جنوبی شام کے اوپر قبضہ ہوگا. اور تیسرا واقعہ یہ ہو گیا کہ وہ جرنلسٹ، وہ کہہ رہے ہیں کس نے الاؤ کیا اسرائیلی جرنلسٹ کو یہاں پر، اور وہ اس طرح کا پھر آ کر پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے. وائڈ اسپریڈ پروٹیسٹ ایرپٹنگ اکراس سیریا. اس وقت بڑے مظاہرے جو ہیں پورے شام کے اندر شروع ہو رہے ہیں. ہم پہلے دن سے یہ وارن کر رہے ہیں کہ شام کے اتھارٹیز کو ایک ریئل اور ایک ہارڈ سٹانس جو ہے، اور جو پرنسپل سٹانس ہے، وہ اسرائیل کے خلاف لینا پڑے گا. تو پورے شام کے اندر مظاہرے پھوٹنا شروع ہو گئے ہیں. یہ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے. نیتنیاہو کالڈ آن دا نیو سیرین گورنمنٹ ٹو withdraw its forces from southern Damascus and voiced concern for the Druze community in the region. تو جو نیتنیاہو نے ساتھ کہا ہے کہ شام کی فورسز نکلیں، تو اس کا شدید غصہ، اوپر سے جرنلسٹ کا آنا، اوپر سے آلریڈی جو آکوپائڈ ایریا ہے
تو वहां पर मुजाहरे जो है वो शुरू हो गए। अब आप एक और इसमें चीज नोट करें, तुलसी गैबर्ड एक बड़ी शख्सियत है, इस वक्त वो डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका, जिनके नीचे 18 एजेंसीज हैं, CIA, FBI, अमेरिका के 18 टॉप एजेंसी जो हैं वो इनके अंडर आती हैं। नेशनल इंटेलिजेंस की इस वक्त वो डायरेक्टर जो है वो तैनात हो चुकी हैं। ये जो तुलसी गैबर्ड है ये बड़ी अहम शख्सियत है, और ये अहम शख्सियत इस हवाले से हैं कि ये बड़ी प्रिंसिपल स्टांस लेती हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने कहा कि कैसे बशार अल असद की गवर्नमेंट को गिराने के लिए अलकायदा, दाइश और इन सब को फंडिंग की गई अमेरिका की जानिब से, ठीक है, ये इन्होंने अभी रिसेंटली बात की। फिर इन्होंने ही 2018-19 के अंदर बशार अल असद के साथ आकर मुलाकात की थी, और अमेरिका में इनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी कि जिसको हमने डिक्टेटर और जालिम और ये सारा कहा हुआ है, उसको सैंक्शंस लगाई हुई हैं, और उसके साथ तुम जाकर मुलाकात कर रही हो। तो उस वक्त भी इन्होंने अपना एक स्टांस लिए रखा इतनी शदीद तनकीद के बावजूद कि नहीं, असल में उसकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए यहां से फंडिंग की जा रही है, सारा मामला हो रहा है। अब वो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं, और इजराइल फिर जाकर वो वहां पर वो सारी कैंपेन, तो ये चीजें जो है ना पूरी तरह से आपस में लिंक है, और ये जो प्रोपेगेंडा है इसकी बहुत ज्यादा खास अहमियत है। खैर, तो शाम में जो आहिस्ता आहिस्ता वो लावा है वो भी आगे बढ़ रहा है। तो अगर शाम की जो अथॉरिटीज हैं वो अगर हार्ड स्टांस नहीं लेती हैं तो ये मामला आगे से आगे बढ़ रहे हैं। जो रियल प्रॉब्लम है वो ऑक्यूपेशन है। इजराइल का होना ही जंग की अलामत है, ऑक्यूपेशन कोई अमन नहीं होता। अच्छा, इस वक्त जो रूस के वजीर खारजा है मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, और शाम के हवाले से खास तौर पर गुफ्तगू हो रही है, और रशिया की टॉप जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जो बंदरगाह है, जो एयरबेस है, उसको यहां पर जो है वो कायम रखा जाए। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है, यूरोपीय यूनियन ने अभी कुछ देर पहले अनाउंस किया है कि वो सीरिया का जो एनर्जी सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर है इसके ऊपर, और ट्रांसपोर्ट, इसके ऊपर से वो सैंक्शंस हटाने जा रहे हैं। यानी बशार अल असद के जमाने से जो सैंक्शंस लगी थी उनको आज यूरोप ने हटा दिया है। अच्छा, बशार अल असद को एक और बड़ा मसला ये सैंक्शंस भी थी उनकी गवर्नमेंट गिराने में, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से वो ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे और बाकी तिजारत के ऊपर पाबंदियां थी, तो शाम की जो इकोनॉमी है वो दोबारा से रिकवर नहीं कर सकी थी, ठीक है ना। तो उनकी गवर्नमेंट और ये सारा कुछ होने में उन सैंक्शंस का भी बड़ा किरदार है। तो खैर, ये एक अच्छी खबर है कि शाम से सैंक्शंस हटाई गई हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर यूरोप ने ये इकदाम उठाया है तो उसका फायदा क्या है, असल बात यह है। वैसे तो अगर आप देखें तो अफगानिस्तान अपनी जगह पर मौजूद है, उनसे तो कोई सैंक्शंस नहीं हटी हैं, उनको तो कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो अगर शाम को किया जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन यूरोप के मोटिव्स क्या हैं, वेस्ट के मोटिव्स क्या हैं, ये बहरहाल अपनी जगह पर देखना है। इसके साथ साथ वेस्ट बैंक से जो खबर सामने आ रही है, हम सारे फ्रंट्स को देख रहे हैं, लेबनान, शाम, जॉर्डन, वेस्ट बैंक, गजा, ठीक है। और वेस्ट बैंक से खबर यह है कि मुसलसल एक्सपेंशन ऑफ एग्रेशन हो रही है, लड़ाई शदीद होती चली जा रही है। द फेट ऑफ द वेस्ट बैंक is the same as the fate of Gaza, and I call on the Minister of Defense to keep the forces for an indefinite period of time। ये इजराइल का सेटलमेंट मिनिस्टर है और ये हेड है उसका, और ये कह रहा है कि जो गजा के साथ हमने किया है वही वेस्ट बैंक के साथ करेंगे, और हमारी फोर्सेज अब वहां पर रहेंगी और निकलेंगे नहीं। और जो फलस्तीनी कैदी हैं उनके साथ देखिए क्या हो रहा है, रिप्रेशन ऑपरेशन एस्केलेटेड इन ओफर प्रिजन एंड कोल्ड वेदर deepened the suffering of Palestinian prisoners, especially the sick। उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, और बीमार जो हैं ख़ास तौर पर ऊपर से वेदर कंडीशंस की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का इस वक्त सामना है। मुश्किलात तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, एक तो ये चीज़ हो गई। फिर वहाँ अमेरिका में इजरायली लॉबी जो है वो मुसलसल लॉबिंग कर रही है ईरान पर हमले के हवाले से। इजरायली लॉबी का एक बहुत बड़ा मोहरा जो सेनेटर लिंडसी ग्राहम है वो इस वक्त शदीद लॉबिंग कर रहा है ईरान पर हमले के हवाले से। सेनेटर लिंडसी ग्राहम calls for US military to help Israel strike Iran's nuclear plants, stating that Trump administration needs to make a decision soon। फिल फॉर जल्द से जल्द ईरान के ऊपर हमला होना चाहिए। ये लिंडसी ग्राहम जो लॉबिंग है वो इस वक्त ईरान के खिलाफ कर रहा है। तो ओवरऑल उनकी इंटेंशंस ये हैं, नतीजा क्या निकलेगा वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इजराइल अपनी इंटेंशन से पीछे नहीं हटा है। अब वो उसके पास वो ताकत है नहीं है, वो जंग छेड़ेगा तो नतीजा क्या निकलेगा ये एक अलग डिबेट है। क्या इजराइल पुरअमन तरीके से अच्छे नेबर के तौर पर फलस्तीनियों को उनका राइट्स देकर क्या इस चीज के ऊपर आमादा हो गया है ऐसे रहने पर? तो ऐसे तो वो आमादा नहीं हुआ है। तो दरमियान में कहीं राब्ते होंगे, कोई छोटा मोटा सीज फायर हो जाएगा, पॉज हो जाएगा जैसे इस वक्त चल रहा है, लेकिन जो असल बात है वहीं की वहीं खड़ी है। आगे चलते हैं तो ये यूरोप से खबरें सामने आ रही हैं, इंतहाई डेंजरस खबरें हैं, मामला आलमी जंग की तरफ ले जाने वाली खबरें हैं। जो पहले अमेरिका और रशिया की मुलाकात हुई, लगा जंग खत्म हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यूरोप जो है वो बहुत आगे निकल गया और यूरोप ने बयानात से आगे बढ़कर
बाकायदा जंगी मदद देने का ऐलान कर दिया। देखें, अमेरिकन की फोर्सेज यूक्रेन में नहीं लड़ रही हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि अमेरिकन फोर्सेज यूक्रेन से निकलेंगे तो जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? अमेरिका ज्यादा से ज्यादा एड बंद कर सकता है। तो एड बंद करने से अगर यूरोप एड जारी रखता है तो जंग तो खत्म नहीं होगी। वहां पर यूक्रेनियन फोर्सेज लड़ रही हैं, अमेरिकन फोर्सेज नहीं लड़ रही हैं, तो उनको तो एड चाहिए। अगर एड यूरोप देता है तो फिर वो जंग चलेगी, चंद महीने चले, साल चले, 1.5 साल चले, जितना भी चले। तो अभी यूरोप ने अनाउंस किया है कि वो $3.5 बिलियन फौरी तौर पर देने जा रहा है, बाकी पैसे बाद में दिए जाएंगे। और जो रशियन फ्रोजन एसेट्स हैं उनके ऊपर उनकी नजर है। और ये खतरनाक सूरत हाल जो है इस वक्त डेवलप हो रही है। और ये क्या करेगी? ये अमेरिका और यूरोप के दरमियान भी वो उस डिवीजन को और बढ़ाएगी और ये वेस्टर्न ब्लॉक का बहरहाल खात्मे की तरफ मजीद मामला जाएगा। ये 80 साल के अंदर सबसे बड़ा इख्तलाफ है जो यूरोप और अमेरिका के दरमियान इस वक्त गहरे से गहरा होता चला जा रहा है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं। 12 इस वक्त वेस्टर्न लीडर जो है वो यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे, इन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए यूक्रेन को फौरी जंगी मदद का ऐलान कर दिया है। ये $3.5 बिलियन अलग से हैं। स्कैंडिनेवियंस ने अलग से कहा है कि फौरी मजीद जंगी मदद होनी चाहिए और कोई जंगबंदी नहीं है। We will provide a new aid package to Ukraine worth €3.5 billion and European Union foreign ministers approved 16th package of sanctions on Russia. सार रशिया के पर आज मजीद sanctions लगा दी हैं। Joint statement by the foreign ministers of Sweden, Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia and Lithuania and Norway on Ukraine says we need to provide more military support immediately to support Ukraine and deter Russia. ये जो बाल्टिक सी वाले स्टेट्स हैं और स्कैंडिनेवियन स्टेट्स हैं, इनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा कि कोई जंगबंदी नहीं होगी बल्कि मजीद फौरी जंगी मदद की जरूरत है। एयर अलर्ट इन यूक्रेन ड्यूरिंग द विजिट ऑफ मोर देन 12 वेस्टर्न लीडर्स टू कीव। 12 वेस्ट के बड़े लीडर जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपीय यूनियन भी शामिल है, तो एक एयर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, मतलब काफी खतरनाक सूरत हाल है। और ऑस्ट्रिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जरा देखिए, फ्रोजन रशियन एसेट्स इन यूरोप are a powerful pressure card and must be used wisely। अब ये भी वहां पर है कि जो रशिया के $300 बिलियन हैं फ्रोजन हैं, उनको यूक्रेन के हवाले कर दिया जाए। इससे जंग जो है वो 2-3 साल मजीद खींची जा सकती है। ठीक है, तो ट्रंप के लिए अफोर्डेबल नहीं। देखें, ट्रंप वोट लेकर आया है और अगर उसने फिल फॉर जंग ना रुकवाई, समझ लें 2-3 महीनों के अंदर अंदर जंग ना रुकवाई, तो ट्रंप के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका पीछे जाकर चुप करके बैठ जाए, ठीक है अगर यूरोप को लड़नी है तो लड़े, हम मदद नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर ट्रंप अपना फैसला इंपोज करवाने की तरफ जाएगा। तो ये मामलात क्रूशल हैं। देखते हैं यूरोप कितनी देर टिकता है, ज़ेलेंस्की कितनी देर टिकता है। कुछ देर के बाद मैक्रोन की मुलाकात है, क्या बात सामने आती है। और अमेरिका फिलहाल पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका की कोशिश है कि फिल फॉर जंगबंदी हो जाए, बाद में क्या होता रहे वो छोड़ें। यानी ट्रंप जो है ना चाहता है कि भाई एक उसका इमेज और बेहतर हो अपने वोटर्स के सामने, कि देखो मैंने कहा और मैंने कर दिखाया, फौरी जंगबंदी हो जाए। और ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि मॉस्को भी इसको नहीं मानेगा। मॉस्को को जब तक सॉलिड गारंटीज नहीं दी जाएंगी वो इस आरजी थोड़ी सी जंगबंदी को वो भी नहीं मानेगा। तो यूरोप और अमेरिका के इत्तेहाद के हवाले से ये डिसाइडिंग वीक है। अब जरा अगली बात करते हैं और आखिर में वो पॉलिसी, वो चीज जो हिस्ट्री को आगे डिफाइन करने जा रही है, दुनिया के मामलात किस डायरेक्शन में चलेंगे, वो ये वाली चीज डिसाइड करेगी। बाकी सब की अपनी अहमियत है, लेकिन असल चीज ये वाली है। और वो असल चीज ये है कि अमेरिका की पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना क्या होगी। अगर अमेरिकन एम्पायर को, अमेरिकन इकोनॉमी को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो दुनिया में वो एक ही मुल्क है और उसका नाम है चाइना। चाइना ही अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है, उसके अलावा कोई और मुल्क जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका को अपने आप को सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो चाइना से समझता है। तो रशिया के साथ तो उसकी दोस्ती होने जा रही है, तो रशिया पुश करेगा कि चाइना के साथ भी मामलात अच्छे हों। और अमेरिका से जो बयानात आ रहे हैं वो भी ऐसी लगी लिपटी हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट को बुला रहे हैं, उनसे ट्रेड डील्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या चाइना के साथ दोस्ती होगी, क्या उनके साथ यही होगा कि ठीक है हम कंपटीशन रखते हैं। फेयर कंपटीशन तो हो सकता है ना, वो तो इत्तेहादी मुल्कों के अंदर भी होता है कि भाई आप ये आईफोन बना रहे हैं तो हम इसके मुकाबले में दूसरा फोन बनाएंगे। एक कंपटीशन जैसे होता है, मुल्कों के अंदर भी एक कंपटीशन कंपनीज का होता है, इत्तेहादियों का भी कंपटीशन होता है। तो ऐसे हम कंपटीशन रखेंगे। क्या ये पॉलिसी होगी, या ये पॉलिसी होगी जो कोल्ड वॉर वाली है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस को, चाइनीज पावर को खत्म किया जाएगा, कहीं हुकूमतें गिराकर, कहीं जंगें छेड़कर। डायरेक्ट वॉर नहीं होगी, जाहिर बात है। जिस दिन डायरेक्ट वॉर हो गई, अब देखिए रशिया और अमेरिका की आज तक डायरेक्ट वॉर नहीं हुई है। जिस दिन डायरेक्ट वॉर हो गई
उस दिन तो फिर ये मौजूदा दुनिया तो फिलहाल खत्म ही हो जाएगी ना, जिस तरह न्यूक्लियर और सारा इनडायरेक्ट वॉर, और हो सकता है उसका नतीजा डायरेक्ट वॉर की सूरत में कल को निकले, लेकिन कोल्ड वॉर। तो अब नाज़रीन बात यह है कि जो अमेरिका एक गैम्बल खेलने जा रहा है, यानी अमेरिका एक समझ लें कि जुआ खेलने जा रहा है, वो ये पॉलिसी बना रहा है कि रशिया को पहले अपने साथ मिलाया जाए, इसको खुश किया जाए, जो रशिया मांगता है उसको दो। अब देखें यूक्रेन के ऊपर अमेरिका कंप्रोमाइज कर रहा है, इसी चीज का तो फिर यूरोप को वो मसला है कि उसकी हर बात माने जा रहा है अमेरिका। तो रशिया को खुश करके अपने साथ मिलाओ और रशिया को दूर करो चाइना से, जैसे वो पहले दूर थे, और फिर चाइना जब अलग हो जाएगा तो ही उसको कन्फ्रंट किया जा सकता है। रशिया और चाइना अगर मुत्तहद हैं तो फिर इनको हराया नहीं जा सकता। ये बुनियादी पॉलिसी है। तो क्या ये पॉलिसी कामयाब हो जाएगी? इसका जवाब है नो। 99% ये पॉलिसी कामयाब नहीं होने वाली है। नतीजा उल्टा ये निकलेगा कि अमेरिका अपने इत्तेहादी भी कमजोर कर बैठेगा। जैसे आप देख लें, कनाडा, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, आप तमाम अमेरिका के इत्तेहादी देखें, सबकी इकोनॉमीज डिक्लाइन कर रही हैं। इवन जापान की इकोनॉमी, साउथ कोरिया, इनकी इकोनॉमीज डिक्लाइन कर रही हैं। तो आपस में ये लड़ रहे हैं, इनकी इकोनॉमीज मजीद डिक्लाइन करेंगी। तो नतीजा ये निकलेगा कि रशिया और चाइना अलग होने वाले नहीं है, वो डिवाइड होने वाले नहीं है, और नतीजतन इनकी अपनी इत्तेहादी भी कमजोर हो जाएंगे अमेरिका के, और वो भी डिवाइड नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि जब ट्रंप ने ओथ लेना था उससे 2 दिन पहले पुतिन और चाइना के सदर की एक तवील कॉल होती है, और वो सारी इसके गिर्द घूमती है कि जो मर्जी हो जाए, किसी भी कीमत के ऊपर हम रशिया और चाइना ये कभी अलग नहीं होंगे। ये तारीख में पहली बार रशिया और चाइना इतने करीब आए हैं, तारीख में पहली बार। अच्छा, एक तो वो कॉल हुई, कुछ देर पहले पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट की दोबारा कॉल हुई है, और उसमें पुतिन ने ब्रीफ किया है चाइना के प्रेसिडेंट को कि जो राब्ते हो रहे हैं अमेरिका से जो चीजें डिस्कस हो रही, उसके ऊपर प्रॉपर पुतिन ने चाइना के प्रेसिडेंट को ब्रीफ किया है। तो ये सारे जो कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, एक चाइना रशिया को एतमाद में ले रहा है, रशिया चाइना को एतमाद में ले रहा है, तो अमेरिका इसमें फेल होगा। टोटली अमेरिका जो फेल होगा। असल में इसलिए अमेरिका में यह भी लिखा जा रहा है कि पानी पुलों से गुजर चुका है। अमेरिका जो ये जंगों के अंदर घसीटा रहा उधर, ठीक है, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वेस्ट कर दिए। चाइना का भी इतना राइज हो चुका है कि उसकी इस वक्त देखिए 40% जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेपर्स हैं वो चाइना में लिखे जा रहे हैं, और अमेरिका की इस वक्त प्रायोरिटीज क्या हैं। और असल में ये जो नया गैम्बल है ना, इसका भी नतीजा वही निकलेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निकला। अमेरिका समझ रहा था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे है, और चाइना ने चंद मिलियन डॉलर्स के साथ उसको इतना बड़ा, उसकी सारी मार्केट जो है वो धड़म से नीचे गिर गई। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके चंद घंटों में, 900 बिलियन डॉलर से चंद घंटों के अंदर मार्केट से सफाया हो गया। जो इन्वेस्टमेंट्स आनी थी वो भी नहीं आ रही, चंद मिलियन डॉलर्स। तो यहां भी उसके साथ यही होने वाला है। तो अमेरिका की राइट पॉलिसी जो अमेरिका में डिस्कस हो रही है वो तो ये है कि वो तमाम जंगों से अपने आप को दस्तबरदार करे, वो इजराइल की जंगों से खास तौर पर अपने आप को दस्तबरदार करे, और फोकस करे इनोवेशंस के ऊपर। और जैसे अमेरिका का पहले एक मामला था, लेकिन अगर वो फिर से इजराइल की जंगों में जाता है या किसी और जंगों में जाता है तो फिर तो उसके एम्पायर के पास और थोड़ा टाइम रह जाएगा। तो ये देखिए, अगर अमेरिका रशिया और चाइना को डिवाइड करने में कामयाब हो जाता है तो हिस्ट्री मुख्तलिफ होगी। अगर अमेरिका रशिया और चाइना को डिवाइड करने में नाकाम होता है तो दुनिया मुख्तलिफ होगी, हिस्ट्री मुख्तलिफ होगी। ये इतना बड़ा मामला है। तो ये झगड़े, बाकी मामला अपनी जगह पर चलते रहेंगे, लेकिन जो ओवरऑल सबसे ऊपर मामला है वो ये है कि अमेरिका और चाइना का मामला किस तरफ जाएगा। कोल्ड वॉर होगी, कंपटीशन होगा, क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, नई दुनिया उस हिसाब से तश्कील पाएगी। जैसे आप सोचिए, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अगर जर्मनी जीत जाता तो दुनिया मुख्तलिफ होती। अमेरिका और बाकी एलाइज जीते हैं तो आज उनकी दुनिया है। अगर जर्मनी जीता होता तो दुनिया मुख्तलिफ होती। तो बिल्कुल ऐसे ही ये वाला मामला है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।